प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी पंजाब के पी इलेक्शन अज खुद नोटिस का मामला, सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात 90 दिनों में कराने का हुक्म। आइन बिल्कुल वाज़ेह था और क्यों मामला इतना डिले हुआ। और हम पिछले कई 8-9 महीनों से ये देख रहे हैं कि हर फैसले को जो खुद सियासतदानों के इख्तियारात हैं, और ज़ाहिर है चाहे सूबाई असम्बलियों के मामला हों, कौमी असम्बली का मसला हो या सदर के मामला हों, वो सारे बदकिस्मती से अदालतों के पास गए और अदलिया ने उनके ऊपर रिमार्क्स दिए या फैसले सुनाए। और बाद में ज़ाहिर सियासी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको वो फैसले पसंद या नापसंद होते हैं, और उसके बाद फिर एक तनकीद भी होती है। अब मामला सियासतदानों के हाथ से निकल कर थर्ड पार्टी के पास जाता क्यों है? माजी में भी हम इसके ऊपर बहुत बात कर चुके हैं, आज भी इसी पे बात हो रही है। उज़मा करदार साहिबा ने ज्वाइन किया, मैं सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून से हैं। उज़मा साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं। भाई साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी शो में। सर थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। उस्मा करदार साहब, मैं चाहूँगा मैं बैरिस्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लूँ, फिर हम आपकी तरफ आएंगे। बैरिस्टर साहब, एक तो ये बताइएगा, ज़रा उस्मा साहिबा से भी हम पूछेंगे आगे चल के कि एक तो आज की जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसको आप किस तरह देखते हैं? चूँकि ज़ाहिर अब फैसला आ चुका है, उसके ऊपर सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। फैसला के मुताबिक ज़ाहिर अब अमल तो होगा, इससे पीछे हट नहीं सकते। अगर पीछे हटेंगे तो ज़ाहिर आइन शिकनी होगी और तौहीन अदालत लगेगी। आप किस तरह देखते हैं इस पूरे फैसले को और पूरे पॉलिटिकल और ख़ासतौर पे जो हमारा आइनी माहौल है? रहीम, देखिए सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कम्प्लीटली वेलकम करता हूँ, और मैं जहाँ तक समझता हूँ तारीख में ये बड़ा सुनहरे लफ्जों में फैसला लिखा जाएगा। 90 दिन में इलेक्शन करवाना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, करवाने ही करवाने हैं। आइन शिकनी ऑलरेडी जो है वो हो रही थी, और शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेप्ड अप टू द ओकेजन, और अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है उसके मुताबिक अब 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। या फिर अगर 90 दिन में पॉसिबल नहीं है तो जो मोस्ट मिनिमल और बेरेस्ट जो डेविएशन है सिर्फ उसकी इजाजत होगी। और बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो 4-3 और 5-0 और जो सारे करते फिर रहे हैं, मुझे तो याद आ जाते हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो भी अपनी एक इंटरप्रिटेशन लिए बैठे थे और खत नहीं लिख रहे थे, और फिर जो है वो फारिग हो गए थे कुर्सी से। और मुझे पनामा गेट भी याद है कि नई नई इंटरप्रिटेशन लेके आ रही थी, मिठाई खिला रही थी, तो फिर आउट ही हो गई थी कंप्लीटली, और वजीर आजम हाउस जो है वो अंडर थ्रेट ऑफ फोर्स छोड़ना पड़ा था। तो अगर कोई ये फैसला नहीं मानेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आइन के अंदर हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ जाहिर है आपको पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन भी साथ अटैच होती है। इलेक्शन कमीशन की अब ये जिम्मेदारी है कि वो मुल्क में इलेक्शन करवाए। वफाकी हुकूमत को सीधा डायरेक्शन मिल गया है। इसमें जी करेक्ट लाइमिंग आप, इसमें कोई शक नहीं है। हम आपके साथ पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। एक चीज़ जो थोड़ा सा बॉदर कर रही है, और शायद हुकूमत इस चीज़ का एज लेना चाह रही है, और उन्होंने फैसले को तो कबूल कर लिया। अब ज़रा इलेक्शन कमीशन मशावरत करेगा, जो कि माजी में हमने देखा कि सदर ने ख़त लिखा, उस पर कोई डेवलपमेंट्स नहीं हुई, और उसको फिर समझ लें सदर ममलिकत की तरफ से उसको मशावरत ही कंसिडर किया गया, चूँकि रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। आप समझते हैं कि कोई जवाज़ बनाकर सिक्योरिटी हो गई, मरदमशुमारी हो गई, या माशी हालात हमारे ठीक नहीं हैं, तो चूँकि पहला मरहला तो ये था कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना, यानी 90 दिन के अंदर आप पहले माहौल तो बनाएंगे, उसके बाद रीज़न पेश करके इलेक्शन से डिले होंगे या नहीं होंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो ये सुप्रीम कोर्ट या जो हम आइन कहता है उसके मुताबिक तो ये फर्स्ट स्टेप तो हो गया है। आप समझते हैं कि सेकंड फेज़ में कोई रीज़न लगा के सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हों, या इलेक्शन कमीशन कोई जवाब पेश करे कि देखें हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास तो फंड्स ही नहीं है, हम तो दिवालिया होने के करीब खड़े हैं, या हम माशी तौर पे हैं, तो 6 महीने 8 महीने का वक्त दिया जाए, क्या पॉसिबिलिटीज है आईनी तौर पर? एब्सोल्युटली नॉट। देखिए सिंपल सी बात है जफीर साहब, कानून मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है कि मैं अपने डेट्स पे करूं। अब जिस बैंक को मैंने डेट पे करना है, एक जल्जला आता है और बैंक की जो है वो जमीन बोस हो जाता है, तो मैं किसको जाके पे करूं? ये तो फोर्स मेजोर हो गया। तो अगर कोई सिक्योरिटी सिचुएशन जाहिर है इस टाइप की हो गई कि फिजिकली पॉसिबल ही नहीं हुआ इलेक्शन करवाना, और हाथ में ही नहीं हुआ, तो वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन अदरवाइज बड़ा कैटेगोरिकली स्टेट हुआ है फेडरल गवर्नमेंट को और इलेक्शन कमीशन को कि गवर्नर केपीके और प्रेसिडेंट जो डेट देगा, और देना मस्त है गवर्नर केपीके के ऊपर भी, उसके ऊपर इलेक्शन करवाने हैं। और वो इलेक्शन जो है, जो आइन का असली मैंडेट है
कि चूंकि ये असेंबली जो है अपना टेन्योर कंप्लीट किए बगैर डिसॉल्व हुई थी, तो लिहाजा इसका इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होना ही है। देयर आर ठीक no escape routes. Zafir Saab, let me be very clear and categorical. There is no escape route to run away from this judgment. ठीक है, Or this order, sorry. ठीक है। मैं वैसे साहब आपकी तरफ आऊँगा। उस करदार साहब, आप किस तरह देखती हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? और दूसरा, आप ज़ाहिर इलेक्शंस की तैयारी, मरीम नवाज साहबा कह रही थी कि हम ज़ाहिर कैंपेन कर रही हैं, वो बड़े ज़बरदस्त अपनी लीडरशिप के साथ डिवीज़न टू डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी जा रही हैं। आप इलेक्शन की तैयारी आप भी करेंगे, इलेक्शन के लिए तैयार हैं? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक ज़ाहिर इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे, जिस तरह अभी बैरिस्टर साहब भी बता रहे थे। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं आपके मेहमान को सुन रही थी। मैंने कहा कि ये अपनी पसंद जब होती है और जब इनको सूट करता है तो इनको आइन याद आ जाता है, और जब इनको जब इन्होंने कोई और मनमानी करनी होती है तब जो आइन जो है इनके कहीं नजदीक भी नहीं भटकता। मैं जरा इनसे पूछना चाह रही हूँ कि जो नेशनल असेंबली को इन्होंने गैर आइनी तरीके से एक डेप्यूटी स्पीकर ने खत लहरा के तो डिसॉल्व करवा दिया था इमरान खान ने, और फिर सुप्रीम कोर्ट को ही बहाल कराना पड़ा था क्योंकि टोटली वो गैर आइनी और गैर कानूनी एक हरकत थी। उस वक्त कानून की और आइन की पासदारी जो थी वो कहाँ थी इन लोगों के लिए? उस वक्त ये क्यों भूल गए थे? देखें, बात सारी ये है कि हम अपने जो इदारे हैं उनकी, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो है, हम उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि ये हमारा फर्ज है। लेकिन कानून के में हर चीज बड़ी क्लियरली डिफाइंड है कि जो पार्लियामेंट की जो फैसले होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव के फैसले होते हैं, वो पार्लियामेंट में होते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जो है उनमें उनकी तशरीह कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन की। सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रीराइट नहीं कर सकती है। जब हम लोग डिफीट हुए हैं तो उस वक्त से ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो शुरू हो चुका था, क्योंकि हमें भी जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन नहीं की थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जी ये जो मुनहरिफ अराकीन है इनके वोट काउंट नहीं होंगे। अब ये आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ, आप आइन उठा के देख लें, उसमें लिखा हुआ है कि हर मेंबर को हक है कि वो जहां पे अपना वोट डाले, बाद में अगर वो वोट जो है वो काउंट बाद में अगर आप उसकी कोई पनिशमेंट है तो वो आप उस मेंबर को दे सकते हैं। अब आप देखें कि ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया, और फिर अब हमारा जो केस पेंडिंग था उसमें आप अंदाजा करें कि जब इन्होंने वोट ही नहीं काउंट किया तो हमें सजा किस चीज की दी थी? हम ईसीपी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे। अब भी बिल्कुल वही सिचुएशन हो गई है। और इस वक्त आप देखें कि जो ये दो जस्टिस याया और जस्टिस अतर मनीला हैं, आप निचले सब नोट में आप देख लें, मंदोखेल साहब के और इख्तिलाफी नोट है बिल्कुल, उन्होंने लिखा हुआ है कि जो उन दो जज हजरात की जो उन्होंने कहा है कि ये डिसमिस करें केस, ये केस एडमिसिबल ही नहीं है, तो वो भी इस रिकॉर्ड का और इस केस का हिस्सा है। ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये 3:4 के रेशियो से ये इस वक्त डिसीजन जो है वो आपके सामने खड़ी हुई है। और दूसरे देखें, आप मुझे ये बताएं कि कभी पाकिस्तान में हुआ है कि सूबाई असेंबलियों के और कौमी असेंबली के जो है वो अलग-अलग इंतखाबात? उज़मा करदार साहिबा, ये पहले ऐसा ही होता था, पहले ऐसे ही होता था। सूबाई असेंबली के इलेक्शंस अलग होते थे, नेशनल असेंबली के इलेक्शन 4-5 दिन के बाद होते थे। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है, फिर एक साथ करना शुरू किए क्योंकि अखराजात बढ़ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्शन कराने के लिए अरबा रुपए चाहिए होता है। ठीक है उज़मा करदार साहिबा, मैं तो इस पे हम एक इतनी क्राइसिस में है, मईशत के क्राइसिस में है। IMF जो है हमारे गले चढ़ा हुआ है इस वक्त। हम कौम को इतनी कुर्बानियां देनी पड़ रही हैं। हमारी उज़मा साहिबा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप सियासतदान, बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ जाती है। ये वो मुआहदा है जो PTI में इमरान खान साहब अपनी हुकूमत में जब हमारी थी तो वो करके गए थे, और फिर उन्होंने ये मुआहदा तोड़ दिया था। ठीक है उन्होंने उज़मा साहिबा प्लीज, और जिसकी वजह से ये खमियाजा आज कौम को भुगतना पड़ रहा है कि हमें इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो ये ना समझें कि ये सारा जो सिचुएशन है ये आसान है इस मुल्क के लिए।
तो अगर इलेक्शन 4-5 महीने आगे पीछे अगर हो जाते हैं और कौमी के और सूबाई के इकट्ठे हो जाते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन आप गिर जाएगा ना, कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी। नहीं आएगी, लेकिन इसमें सियासतदान ही तो इकट्ठे होकर बैठ के फैसला नहीं कर पा रहे ना, ये तो अच्छी बात है, इसको तो कोई भी देखिए ना। आप ये बताएं कि इमरान खान साहब, मैं तो बड़ी हैरान हूँ, वो एपीसी जब कॉल की गई, जब हमारे 100 पुलिस वाले शहीद हो गए, उस एपीसी में उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। वो तो किसी से बात करने को तैयार ही नहीं है। वो इसलिए कह रहे थे कि कल एपीसी बुलाई, रात को उनके बंदे आपने पकड़ लिए थे, तो वो उन्होंने एहतजाजन उसमें शिरकत नहीं की थी। उस्मा साहिबा मैं दोबारा आऊंगा। आप देखें, आप एक पाकिस्तानी बन के सोचें, 100 हमारे पुलिस के शोहदा हैं जिन्होंने अपना जान का नजराना पेश किया। बिल्कुल किया। दहशतगर्दी का वाकया हुआ, एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू था। ठीक है उस्मा साहिबा, मैं आऊंगा, लेकिन आप सियासतदानों को मिलकर और सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं, मैंने इस पार्टी को अपने 12 साल दिए। सबसे बड़ा फेलियर इमरान खान का था ये कि वो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। उन्होंने पार्लियामेंट में किसी की ना कोई इज्जत की, ना तकरीम की, किसी के साथ हाथ मिलाने के वफादार नहीं थे। ठीक, उस्मा साहिबा मैं आऊंगा आपके साथ। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, एक तो उस्मा गद्दार साहिबा ने स्टार्ट में ही आपसे कहा कि पसंद का आइन और नेशनल असेंबली वाला जो मामला हुआ था उसके ऊपर ज़रा उन्होंने जो उस वक्त असद कैसर साहब और कासिम सूरी साहब थे, उनके उस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि उस्मा साहिबा ने कहा कि वो तो आपके पसंद के फैसले हों तो आप खुश हो जाते हैं अपना। देखिए जफीर साहब जी मैंने उनका पूरा सवाल सुना और मैं चाह भी रहा था कि मैं रिस्पॉन्ड करूं। देखिए, उन्होंने स्टार्ट ही डोमिनम आर्ग्यूमेंट से किया है। डोमिनम आर्ग्यूमेंट कहते हैं अटैक द पर्सन, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा व्यू क्या था जब असेंबली जो है वो डिसॉल्व हुई थी और हम वो थे जो कह रहे थे कि गलत डिसॉल्व हुई है और इसको डिसॉल्व नहीं होना चाहिए था और प्राइम मिनिस्टर को फेस करना चाहिए। फिर उन्होंने आर्टिकल 63A पे रीराइटिंग की बात की, तो वो मेरा कॉलम फ्राइडे टाइम्स में जाके देखें। ये तो सबसे पहले जो कॉलम लिखा था वो मैंने लिखा था कि दिस इज रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन by the Supreme Court of Pakistan, and whatever defection is there will be after they have voted, then it will be a disqualification, their votes must be counted. तो आपको तो मेरा ओपिनियन और व्यू इन तमाम चीजों के ऊपर पता है। हम किसी पार्टी के साथ नहीं खड़े, हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आइन के साथ, कानून के साथ खड़े हैं। और बड़ा स्ट्रेंज और आयरॉनिकल है कि उस्मा साहिबा कल को इमरान खान को हीरो और नवाज शरीफ को चोर कहती थी, आज नवाज शरीफ को हीरो, इमरान खान को चोर कह रही हैं, बट वो दूसरों को जो है वो इस तरह के सवाल पूछ रही हैं। तो दैट वाज अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग फॉर मी। आई थिंक ज़फीर साहब दैट इज रिस्पॉन्स इनफ। ठीक है, अब ये बता दें कि मामला ज़रा एक चीज, जरा मुझे थोड़ा सा मौका दे दें। आजे उस्मा साहिबा, मेरी जात पे इन्होंने सवाल उठाया है। जी उस्मा साहब, आप रिस्पॉन्ड कर दें प्लीज। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपके जितने लोग इस वक्त इमरान खान के इर्द गिर्द हैं, फवाद चौधरी हैं, बाबर अवान हैं, ये फिरदौस आशिक हैं, ये अगले पिछले जितने ये शाह महमूद हैं, तो क्या ये सारे होम ग्रोन पीटीआई के लोग थे? हमारे मुल्क में तो ये उस्मा साहब, लेकिन ये बैरिस्टर अली ताहिर तो पीटीआई के नहीं है ना। और अगर आपका नजरिया नहीं मिलता और अगर आपके आप समझते हैं कि आपकी वो विजन जो है वो नहीं उसके साथ आपके चलने की रही है, तो ठीक है, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट। आप जिस मर्जी के साथ जाके तो आप अटैच हो सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इनको क्या प्रॉब्लम है? कोई मैं तो आई एम फ्री आपको भी क्या प्रॉब्लम है? मैं कोई गुलाम तो नहीं हूँ ना, मैं एक आजाद बंदा हूँ। मैं पॉलिटिकली अगर समझती हूँ कि जी मेरी सोच अब उनके साथ नहीं मिल रही है तो मुझे हक है कि मैं जाके किसी और के साथ खड़ी हूँ। ऐसी क्या बात है? ये मेरे उस्मा साहिबा, तो ये जात के ऊपर हमले ना किया करें इस तरह। स्टार्ट किया उस्मा साहिबा, एक मिनट, बैरिस्टर उस्मा साहिबा को शायद उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उस्मा साहिबा, बैरिस्टर अली ताहिर साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो कभी रहे ही नहीं है, तो वो खुद बैरिस्टर है, इसलिए उनका आपसे या मुस्लिम लीग नून या पीटीआई किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये फरमा रहे थे कि ये बात नहीं कह रही हूँ। देखिए, मैं ये बात नहीं, वो मुझे जो कह रहे हैं वो मुझे कह रहे हैं कि जी कल को वो इमरान खान को हीरो कह रही थी और आज वो उनको चोर कह रही हैं, और जो चोर है उनको वो इस वक्त मैं तो ये बता रहा था कि आपका एक पार्टिजन व्यू है, मेरा इंडिपेंडेंट व्यू है। मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा हूँ, जिधर कॉन्स्टिट्यूशन होगा मैं उधर हूँ। अगर इमरान खान वायोलेट करेगा तो मैं इमरान खान के खिलाफ बोलूंगा,
अगर नवाज तो शरीफ मुझे ये वायोलेट बताएं कि करेगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। मैं तो किसी पार्टी से तनख्वाह नहीं ले रहा, किसी पार्टी से पोजीशन का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। अगर मैंने मैं सिर्फ और सिर्फ एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा हूँ। दैट इज इट। ठीक भाई साहब, जरा उस्मा साहिबा के पॉइंट आ जाए, फिर मैं आप सोच बदली है तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या इशू आ रहा है? आपको तो कोई इशू नहीं होना ठीक। चाहिए ना। अगर एक पार्टी में नहीं हूँ दूसरी में हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है? चले उस्मा साहब आप पूछने देना जरा, बैरिस्टर साहब को आज क्या प्रॉब्लम हुई है खास तौर पे आपसे? बैरिस्टर साहब वो मुस्लिम लीग नून में जाए, पीटीआई में उन्होंने 12 साल गुजारे। उस्मा साहिबा हमारे प्रोग्राम में अमूमन आती थी, शिरकत करती थी जब पीटीआई के प्लेटफॉर्म से भी, और आज ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून में। वो कह रही है मुझसे ज़ाती तौर पर आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो उनसे बड़े इंतहाई एहतराम से बात कर रहा हूँ। मैं तो चूंकि उन्होंने सवाल उठाया कि उस वक्त आपका आइन कहाँ था, तो मैं सिर्फ उनके फैक्ट करेक्ट कर रहा था कि जिसने आइन की वायोलेशन की मैंने उसके खिलाफ बोला। मेरी कोई पार्टीजन व्यू नहीं है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना किसी ओहदे का ख्वाहिशमंद हूँ, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ। मैं सिर्फ एज अ मेंबर ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी, एज एन ऑफिसर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ और एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अपने आइन के साथ खड़ा हूं। जो उसको वायोलेट करेगा मैं उसको अटैक करूंगा, और जो उसके साथ खड़ा होगा मैं उसकी तारीफ करूंगा। और आईनी कमांड और आईनी स्पिरिट ये है कि इलेक्शंस जो हैं वो 90 डेज के अंदर होने हैं। बाकी उस्मा साहिबा का कंप्लीट राइट है, जिस पार्टी में जाएं और वो जाकर अपनी लक ट्राई करें, एंड मे गॉड ब्लेस है, अल्लाह ताला उन्हें ब्लेस करे। ठीक है जी उस्मा साहिबा, थैंक यू वेरी मच जी। दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड वी शुड हैव। एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस होनी चाहिए, एंड वी शुड गिव स्पेस टू पीपल, यू नो। चले ये अच्छे नोट पे ही इख्तिताम करते हैं प्रोग्राम का, चूंकि वक्त भी खत्म हो रहा है कि हमें एक दूसरे की राय का भी एहतराम करना चाहिए। और बैरिस्टर साहब जो बात कर रहे थे वो उस्मा साहिबा के पे ज़ाहिर कोई ज़ाती तनकीद नहीं थी, और ना ही उस्मा साहिबा का शायद मकसद ये था। कोई भी पॉलिटिकली किसी भी पार्टी में जा सकता है। कल वो अगर पीटीआई का हिस्सा थी, आज नून में है, कल वो पीपी में या किसी भी जमात में भी जाएँ तो ज़ाहिर उनका राइट है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म से अपनी सियासत जारी रखें। और ज़ाहिर वो सर्व कर रही हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए कर रही हैं, अपने हल्के के अवाम के लिए कर रही हैं। और बैरिस्टर साहब अपना कानूनी और जो आइनी नुक्ता नज़र है वो पेश कर रहे थे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।